Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of fuel metabolism. हमने फ्यूल मेटाबॉलिज्म में हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया था कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्री इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक स्टेट जो अब मैंने आपको पहले भी बताया था। एक स्टेट होती है जो खाना खाने के बाद अचीव होती है, उसको बोलते हैं फैट स्टेट या एब्सॉर्प्टिव स्टेट या पोस्ट एब्सॉर्प्टिव स्टेट। दूसरी स्टेट ऐसी होती है जो फास्टिंग, जिसको बोलते हैं फास्टिंग, यानी ये फास्टिंग वाली खाना खाने के दरमियान में भी हो सकती है, बिटवीन मील्स भी हो सकती है, या फिर ओवरनाइट फास्ट भी हो सकता है। तीसरी स्टेट होती है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मैंने ये बताया था कि अगर फास्ट 3 से लेकर 5 दिन या इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। मतलब 3 से लेकर 5 डे का फास्टिंग, इसको स्टारवेशन बोलते हैं। अब फैट स्टेट और एब्सॉर्प्टिव स्टेट, इसमें क्या मेटाबॉलिज्म होगा। अब जो पहले कार्बोहाइड्रेट का सेपरेट होगा, प्रोटीन का अलग होगा, लिपिड का अलग होगा। जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होती है उनकी डाइजेशन होगी और डाइजेशन से प्रोड्यूस होगी मोनोसैकेराइड, स्पेसिफिकली ग्लूकोज। वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड के अंदर आ जाएगा। ग्लूकोज पेरिफेरल टिश्यू के पास जाएगा। पेरिफेरल टिश्यू में जाने के बाद इसके बाद दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा या फिर वो स्टोर हो जाएगा। अगर लीवर और स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर फैट की बात कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू की, तो वहाँ पे स्टोर होगा फैटी एसिड की फॉर्म में। और इसके साथ लीवर जो एक्सेस ग्लूकोज होगा, ज़्यादा ग्लूकोज होगा, उसको फैट में कन्वर्ट करा देगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट करा देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। जो फैटी एसिड होगी उनकी स्टैटिफिकेशन होगी लीवर के अंदर, तो वो बन जाएगी टैग। टैग की पैकिंग होगी लीवर के अंदर, किसकी फॉर्म में, वीएलडीएल की फॉर्म में, क्योंकि टैग नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इन्होंने फैटी एसिड के पास जाना होगा, सॉरी, इन्होंने जाना होगा एडिपोज टिश्यू के पास, वहाँ पे स्टोर होना है। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड, इनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए लाइपोप्रोटीन होती है, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो फैटी एसिड होगा वीएलडीएल का, वो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं फैट का। फैट के साथ क्या होगा। जो डाइटरी फैट होता है ज़्यादातर 90% टैग की फॉर्म में होगा। टैग की डाइजेशन होती है तो फैटी एसिड और 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता है, जिसको 2 मोनोग्लिसराइड भी बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ये इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर टैग की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। मतलब फैटी एसिड और 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल, ये तो डाइजेस्टिव फॉर्म है। फिर इसके बाद इनकी क्या करानी है, इन्होंने काइलोमैक्रोन के अंदर पैक कराना है ताकि इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो फिर इनको पहले टैग में कन्वर्ट कराया जाएगा, जिस तरह लीवर के अंदर फैटी एसिड को टैग में कन्वर्ट कराया गया था। लेकिन लीवर के अंदर जो लाइपोप्रोटीन बनता है वो है वीएलडीएल। मतलब जो एंडोजीनस होता जो एंडोजीनस होता है, जो एंडोजीनस फैट होता है उसको वीएलडीएल कैरी करता है। जो एक्सोजीनस का मतलब जो डाइट से आया, डाइट से तो इंटेस्टाइन के पास आएगा, तो वो काइलोमैक्रोन कैरी करेगा। जो काइलोमैक्रोन होगे, काइलोमैक्रोन का क्या मेटाबॉलिज्म होगा, काइलोमैक्रोन असल में किसके पास जाएंगे, एडिपोज टिश्यू के पास। वहाँ पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज होगा, और दूसरे टिश्यू के पास वहाँ पे ये काइलोमैक्रोन क्या रिलीज कर देंगे, ये काइलोमैक्रोन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज कर देंगे। ग्लिसरॉल फैटी एसिड यूज नहीं कर सकते, सॉरी, ग्लिसरॉल एडिपोज टिश्यू यूज नहीं कर सकते। ग्लिसरॉल लीवर के पास वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है उसकी भी एब्सॉर्प्शन होती है, उसका मैकेनिज्म भी यही होता है, इसको हम बाद में देख लेंगे। अब लास्ट रह गया प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन होती है अमाइनो एसिड के अंदर और ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है। वो अमाइनो एसिड डिफरेंट टिश्यू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मसल होते हैं वो ब्रांच चेन कीटो एसिड, यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, जिसके अंदर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन आता है, उसको यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ग्लूटामीन। इसके साथ जो अमाइनो एसिड होंगे वो तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल आ सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हो तो भी एनर्जी मिलेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल हो, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो। प्यूरिन्स, हीम, केराटिन और एपिनेफ्रिन, तो अमाइनो एसिड 3 कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रोटीन को बनाने के लिए, एनर्जी देने के लिए, और दूसरे नाइट्रोजिनस कंपाउंड को बनाने के लिए, जिसमें एपिनेफ्रिन यानी अमाइंस की बात कर रहा है, केराटिनिन की, सॉरी केराटिनिन तो होता ही नहीं है, केराटिन है, हीम और प्यूरिन्स पिरामिड को बनाने के लिए। अब देख लेते हैं डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन डिटेल्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर जो डाइटरी हम लेते हैं वो स्टार्च है, तो स्टार्च हमारा डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होगा, जो स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की प्लांट्स के अंदर। अब एंजाइम होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, स्लाइवडी अल्फा माइलेज, और इंटेस्टाइन के अंदर होता है पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज, जो पेनक्रियाटिक जूस ने प्रोड्यूस किया होगा, वो स्टार्च को तोड़ देगा डाइसैकेराइड के अंदर और ओलिगोसैकेराइड के अंदर तोड़ देगा। अब स्टार्च को तोड़ दिया किसके अंदर, ये ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हम कह सकते हैं डेक्सट्रिन्स वगैरह में। ठीक हो गया। डेक्सट्रिन्स को तोड़ने के लिए अल्फा डेक्सट्रिनेस एंजाइम होता है। फिर आगे जो ऐसे एंजाइम होते हैं ब्रश वाटर के ऊपर जो फाइनल डाइजेशन करेंगे, यानी जो डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को कन्वर्ट कर देगा मोनोसैकेराइड के अंदर। अब कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिनकी हमें कॉमन कैटालिटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक जैसे एंजाइम माल्टेस और आइसोमाल्टेस। तो अगर आप यहाँ से देखें तो सुक्रेज और आइसोमाल्टेज होते हैं, ये एक ही एंजाइम की दो एक्टिविटीज होती है। ये एंजाइम दो फंक्शनल सब यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस एंजाइम का ओवरऑल नाम होगा सुक्रेज आइसोमाल्टेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दो फंक्शनल सब यूनिट के अंदर क्लीव हो जाएगा। एक का काम होगा सुक्रेज वाला काम करना, यानी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराना, दूसरा होगा आइसोमाल्टेज, जिसने आइसोमाल्टोज की हाइड्रोलिसिस करा के मोनोसैकेराइड बना लेने हैं। इसके साथ जो माल्टेज और आइसो
सॉरी माल्टेज और ग्लूकोमाइलेज, इन ये भी एक सिंगल प्रोटीन होती है, इसके दो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक हो गया। माल्टेज और ग्लूकोमाइलेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके दो कैटालिटिक एक्टिविटी क्लीव नहीं होती है, मतलब एक ही एंजाइम के अंदर दो सब यूनिट जुड़े हुए हैं और दोनों सब यूनिट मिलकर काम करते हैं। माल्टेज वाला काम होगा माल्टोज की डायलेशन करा देना। जो ग्लूकोमाइलेज है इसका फंक्शन होता है डेक्स्ट्रिन के अंदर जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना, तो इसको हम अल्फा डेक्स्ट्रिनेज भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि इसने डेक्स्ट्रिन के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना है। इसके साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आइसोमाल्टेज है, आइसोमाल्टेज का फंक्शन होता है आइसोमाल्टोज के अंदर अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ना। माल्टेज का फंक्शन होता है अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़ना माल्टोस में और माल्टो ट्राइगोस दोनों के अंदर। सुक्रेज का फंक्शन होता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना सुक्रोज के अंदर, जिससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होगा। लैक्टेज जिसको हम कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसिडेज, इसका फंक्शन होता है बीटा 1,4 ग्लूकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना। ये सारे होंगे फंक्शंस। इसके साथ यहाँ पे बताना था कि जो होता है एंजाइम ट्री हेलोस, एक ये ट्री एंजाइम नहीं बल्कि डाइसैकेराइड ट्री हेलोस अल्फा 1,1 डाइसैकेराइड, इसको तोड़ने वाला होगा ट्री हेलेस, मतलब ट्री हेलेस अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा ट्री हेलोस के अंदर। तो ये एंजाइम सारे के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, ब्रश बॉर्डर बनाते हैं लूमिनल सरफेस ऑफ एंटीरोसाइट का। तो यहाँ पे देखिएगा एंजाइम माल्टेज और एक ऐसा एंजाइम होगा जिसके पास आइसोमाल्टेज जैसी एक्टिविटी होगी, तो हम उसको स्पेसिफिकली कहेंगे ग्लूकोमाइलेज। हमने कहा था ग्लूकोमाइलेज किसको तोड़ता है, डेक्स्ट्रिन को जो ओलिगोसैकेराइड का हमने कहा था, और माल्टेज तोड़ता है माल्टोज को जो ग्लूकोज के डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक हो गया। इसकी वजह से जो स्टार्च की फाइनल कन्वर्जन होती है ग्लूकोज के अंदर इन्हीं दो एंजाइम की वजह से होगी, माल्टेज और आइसोमाल्टेज की वजह से। अब सुक्रोज और लैक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इनको क्लीव करने के लिए एंजाइम हो गए सुक्रेज एंड लैक्टेज। जो सुक्रेज होता है मैंने कहा था सुक्रेज किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है ना, सुक्रेज आइसोमाल्टेज कॉम्प्लेक्स। हमने कहा था इसकी दो फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं, दो दो सब यूनिट के अंदर क्लीव हो जाती हैं। अब इसका फंक्शन होगा ग्लूकोज यानी सुक्रोज को कन्वर्ट कर देना फ्रुक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर। जो लैक्टेज है, लैक्टेज को हमने कहा था बीटा ग्लैक्टोसिडेज, तो लैक्टेज ने कौन से बॉन्ड को तोड़ना था, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना था, वहां से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनना था। जो मोनोसैकेराइड होती है मेनली जो ग्लूकोज जो एब्जॉर्प्टिव फॉर्म होती है, लेकिन कुछ फ्रुक्टोज कुछ ग्लैक्टोज इसकी भी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जो ग्लूट5 और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 SGLT, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इनकी एब्जॉर्प्शन होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए, जिसकी वजह से सोडियम अंदर जाएगा तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों सेल के अंदर आते हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होती है। अब ग्लूट5 ने फ्रुक्टोज को और SGLT ने ग्लूकोज ग्लैक्टोज को सेल के अंदर भेज दिया, फिर आगे फ्रुक्टोज ग्लूकोज ग्लैक्टोज ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे ग्लूट2 के जरिए, ग्लूट2 के जरिए, और ये ग्लूट2 इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हम आगे देख लेते हैं ट्राइसाइलग्लिसरॉल, जो हमारा प्राइमरी डाइटरी फैट होता है वो टैग होता है, टैग, ठीक हो गया। और टैग हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फैट स्टोर ऑफ प्लांट एनिमल से। जो टैग की इमल्सिफिकेशन होती है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। इमल्सिफिकेशन कराने के लिए जो एम्फीपैथिक नेचर बाइल साल्ट प्रोवाइड करते हैं और लेसिथिन प्रोवाइड करता है। तो पहले इमल्सिफिकेशन होती है, इमल्सिफिकेशन की वजह से बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फिर इनके डाइजेशन कराना बहुत आसान काम रहता है, क्योंकि डाइजेशन होगी पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो प्रोड्यूस होगा 2 मोनोसाइलग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फिर जो 2 मोनोसाइलग्लिसरॉल और फैटी एसिड इनको हम पैकेज करते हैं माइसेलिस के अंदर, माइसेलिस के अंदर, ठीक हो गया। माइसेलिस है क्या, माइसेलिस एक सॉल्युबल मैक्रोमोलेक्युलर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके सेंटर में फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, इनके पेरिफेरी के ऊपर पोलर मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सॉल्युबलाइज करते हैं, इनको सॉल्यूशन के अंदर मूव करवाते हैं, तो ये सॉल्युबलाइज होती है बाइल साल्ट की वजह से। फिर इनकी एब्जॉर्प्शन भी करवाना माइसेलिस का फंक्शन होता है। जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्री फैटी एसिड की और मोनोसाइलग्लिसरॉल की, तो फिर इनको दोबारा इनके लिए स्टेरिफिकेशन होती है टैग के फॉर्म में, और टैग को हम पैकेज करा देते हैं काइलोमैक्रोन के अंदर, काइलोमैक्रोन लिम्फ सिस्टम में आएगा और वापस ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब लास्ट है प्रोटीन, तो प्रोटीन की डाइजेशन होती है, सबसे पहले पेप्सिन होता है स्टोमक के अंदर, फिर इसके बाद दूसरे एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और प्रो कार्बोक्सीपॉलीपेप्टाइडेज। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन स्पेसिफिक साइट पे जाके काम करते हैं, यानी ऐसे अमीनो एसिड को ही क्लीव करेंगे जिनका आर ग्रुप स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल जो ट्रिप्सिन है, जो ट्रिप्सिन वाले ये आर्जिनिन और लाइसिन वाले को ही निकालेगा, यानी ये बेसिक अमीनो एसिड को निकालने के लिए ट्रिप्सिन होगा। दूसरा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये निकालता है किस चीज़ को, ये निकालता है एरोमेटिक अमीनो एसिड को। एरोमेटिक अमीनो एसिड में 3 एग्जाम्पल आती है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन। इसके साथ साथ ये मैथ्योनिन और ल्यूसीन इसको भी रिमूव करता है, इसके भी क्लीवेज कराता है। इलास्टेज, इलास्टेज कराता है एजीएस, एजीएस बैटरी का नाम सुना होगा आपने, एजीएस, तो एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन इसकी क्लीवेज करवाता है। इसके बाद जो कार्बोक्सिल पॉलीपेप्टिडेज या कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये करवाएंगे, ये
ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जिसको आपको बताया था आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और वैलिन, इसके साथ एलानिन, एलानिन भी आपने ऐड कर लेना है। तो एलानिन और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इसके क्लीवेज कराना प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज। जो प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज या पेप्टिडेज बी, इसका फंक्शन होगा आर्जिनिन और लाइसिन इसके क्लीवेज कराना, लेकिन ये कार्बोक्सिल एंड से क्लीवेज कराएगा। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। यहाँ पर जो ब्रश बॉर्डर होते हैं वहाँ पे आपको अमाइनो पेप्टिडेज भी देखने को मिलते हैं, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज, ठीक हो गया, जो एसोसिएटेड होते हैं। इन्होंने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के ऊपर जाके काम करना होगा, डाइपेप्टाइड के ऊपर भी और ट्राइपेप्टाइड के ऊपर भी। फाइनल एब्जॉर्प्टिव फॉर्म अमाइनो एसिड की फॉर्म में होगी, अमाइनो एसिड ब्लड के पास जाएगी और वहाँ पे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे। एक इंपॉर्टेंट डिजीज है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस एक कॉमन जेनेटिक डिजीज है। इसके अंदर होगा कि इसमें क्लोराइड चैनल्स होते हैं, क्लोराइड चैनल्स होती हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी, स्पेसिफिकली पैनक्रियास में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और रिस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ पे क्लोराइड आइंस चैनल्स डिफेक्टिव हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाएगी तो फिर यहाँ पे पल्मोनरी डिजीज देखने को मिलेगी, रिस्पिरेटरी डिजीज, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन इसी के ऊपर, यानी म्यूकस की प्रोडक्शन वाटर के साथ इंपॉर्टेंट होती है, यानी अगर वाटर नहीं होगा तो फिर म्यूकस काफ़ी ज़्यादा थिक और क्लॉग हो जाएगा, वो आगे डट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। क्लोराइड की सिक्रेशन नहीं होगी, सोडियम की सिक्रेशन नहीं होगी, वाटर की सिक्रेशन नहीं होगी, तो फिर म्यूकस काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो पल्मोनरी डिजीज और पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी कैसे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की भी एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं होगी, ठीक हो गया। जो फैट होते हैं स्पेसिफिकली फैट और प्रोटीन, इनकी डाइजेशन पार्शियल होगी क्योंकि पैनक्रियाटिक लाइपेज काम नहीं करेगा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। एक नॉन ट्रॉपिकल सुप्रू होता है जिसको बोलते हैं अडल्ट सिलिक डिजीज। अडल्ट सिलिक डिजीज एक स्पेशलाइज्ड पेप्टाइड होता है ग्रेन्स के अंदर, व्हीट बार्ली के अंदर, उसको बोलते हैं ग्लूटीन। इसके खिलाफ ऑटो इम्यूनिटी बनती है, तो इस डिजीज को बोलते हैं नॉन ट्रॉपिकल सुप्रू और सिलिक डिजीज। इसमें इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो जाएंगे और मैल अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी, इसको हम मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। क्या क्या सिम्टम होंगे, स्टीटोरिया हो जाएगा क्योंकि फैट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, डायरिया क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, और वेट लॉस क्यों, क्योंकि आपको न्यूट्रिशनल लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया, न्यूट्रिशनल लॉस। अब डाइजेस्टिव प्रोडक्ट देख लेते हैं ब्लड के अंदर। जो हार्मोन लेवल चेंज होता है जब प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंटर होती है ब्लड के अंदर, कैसे, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो फिर जिस हार्मोन की लिबरेशन होगी, जिस हार्मोन का रिलीज होगा उसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा और इसके साथ जो जो इंसुलिन कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से भी बढ़ती है और अमाइनो एसिड की वजह से भी, स्पेसिफिकली अर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड। जो ग्लूकागोन का लेवल है वो फॉल कर जाता है ग्लूकोज की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया तो फिर ग्लूकागोन कम हो जाएगा, लेकिन अमाइनो एसिड के लेवल तो ज़्यादा हो गया और अमाइनो एसिड दोनों को सपोर्ट करते हैं, इंसुलिन को भी और ग्लूकागोन को भी। तो इसका लेवल ग्लूकोज के हिसाब से तो कम होना चाहिए लेकिन अमाइनो एसिड के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल देखें मिक्स्ड फूड लेने के बाद, कार्बोहाइड्रेट के बाद, फैट प्रोटीन के बाद, तो ग्लूकागोन का लेवल है वो कांस्टेंट रहता है या फिर थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस या कांस्टेंट हम कह सकते हैं ग्लूकागोन का लेवल। इसके बाद जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड हो गए एपिथेलियल सेल्स को लीव करने के बाद हेपेटिक पोर्टल वेन में आएंगे और वो लीवर के पास आ जाएंगे, लेकिन फैट पोर्टल सिस्टम के अंदर नहीं आता। देखिए फैट कहाँ पे आ जाता है, आपको बताया था कि काइलोमाइक्रोन के जरिए लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाता है। एक डिजीज है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का ये होता है कि आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि इंसुलिन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से इंसुलिन लेवल या तो लो हो सकते हैं या फिर होते ही नहीं है, क्योंकि बीटा सेल्स और पैनक्रियाज इनकी डिस्ट्रक्शन हुई है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से या फिर वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। जो पेशेंट होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वैसे बिहेव करते हैं जैसे स्टार्वेशन, क्योंकि स्टार्वेशन में भी इंसुलिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो फिर क्या होगा इसकी वजह से, जो फूड अगर कार्बोहाइड्रेट फूड लिया इसकी वजह से इंसुलिन का लेवल तो ज़्यादा होगा ही नहीं। जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा नहीं होगा तो फिर फैट की और ग्लाइकोजन की और प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब फ्यूल की स्टोर नहीं होगा। मसल प्रोटीन और एडिपोज टैग इनकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि इंसुलिन इसको इनहिबिट करती है। ग्लूकोज कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से। कीटोन बॉडी क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एनर्जी चाहिए पेरिफेरल टिश्यू को और ज़्यादा एसिटाइल कोई प्रोड्यूस हो चुका है फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन की वजह से। वेट लॉस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि आप फ्यूल को स्टोर नहीं कर पा रहे और डेथ हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं फेट ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का फेट क्या होगा, लाइपोप्रोटीन का फेट क्या होगा और अमाइनो एसिड का फेट क्या होगा। तो ग्लूकोज का क्या फाइनल फेट होगा, तो जो फेट होता है ग्लूकोज का लिवर के अंदर, के लिवर के अंदर इसका क्या होगा ग्लूकोज का, तो जो लिवर सेल्स होगी वो या तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी देने के लिए वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेगी, एरोबिक ऑक्सीडेशन टीसी के जरिए। तो पहला जो चीज़ हो सकती है लिवर के अंदर पॉसिबिलिटी कि वो ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है तो उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करा सकता है। तो दूसरा होगा, पहला तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराना, दूसरा ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करा देगा। अगर ग्लाइकोजन को भी मजीद कन्वर्ट करा चुका है, मजीद ग्लाइकोजन बनने की कैपेसिटी नहीं है तो इसको कन्वर्ट करा देगा फैटी एसिड में। फैटी एसिड की स्टेरिफिकेशन होगी टैग, फिर टैग को आगे पैकेज करेगा काइलो माइक्रोन में, ठीक हो गया।
अब बता रहे हैं कब, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कब होगी। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होगी। कब होगी? जब एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों कब स्टोर करना होगा? जब जब लीवर की अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होगी और इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होगा। जब फास्टिंग में ठीक हो गया तब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा उसको फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करा दिया जाएगा। ठीक हो गया। वो आगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिएक्शन करके टैग बनाएंगे और टैग लीवर पैकेज करेगा वीएलडीएल की फॉर्म में। इसके बाद देख लेते हैं फेट ऑफ ग्लूकोज इन अदर टिश्यू। लीवर के अंदर तो फेट हो गया कि या तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, ग्लाइकोजन बन सकता है या फिर टैग बन सकता है। ग्लूकोज का दूसरा टिश्यू में क्या क्या रोल होगा? ब्रेन के अंदर जो ग्लूकोज होगा इसका मेजर मेटाबॉलिक फेट ही होगा कि ऑक्सीडेशन होना टीसीए साइकिल में। आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो यहाँ पे एनारोबिक ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। एनारोबिक ऑक्सीडेशन जो लैक्टेट में आके खत्म हो जाती है। तो जो लैक्टेट होगा वो लीवर कैरी करेगा, लीवर उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेगा, या फिर हार्ट भी कैरी कर सकता है। यानी दो टिश्यू कैरी करते हैं लैक्टेट को, हार्ट या लीवर। लीवर कैरी करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, हार्ट कैरी करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। आगे मसल सेल्स, जो मसल सेल्स है वो ग्लूकोज को लेते हैं उस ट्रांसपोर्टर के जरिए जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है, ग्लूट 4 के जरिए वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ताकि एनर्जी मिले और एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो ग्लूकोज को स्टोर कर ले ग्लाइकोजन की फॉर्म में ताकि जो आगे मजीद यूज़ करने के लिए काम आ सके। एडिपोज टिश्यू भी उसी ट्रांसपोर्टर से ग्लूकोज को लेती है जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है, ग्लूट 4 के जरिए। ये सेल्स भी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी एनर्जी के लिए, और ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो उसको कन्वर्ट करा देंगे किसके अंदर? ग्लिसरॉल मियोटी के अंदर। कैसे? जो ग्लूकोज का वो ग्लाइकोलाइसिस के जरिए बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो आगे बनाएगा डाईहाइड्रोक्सीएसिटोन 3 फॉस्फेट, उससे बनता है डाईहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट की अगर रिडक्शन हो तो बनता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आगे टैग के स्टैटिफिकेशन कराने में इस्तेमाल होगा। आगे द फेट ऑफ लाइपोप्रोटीन इन द फैट स्टेट, कि लाइपोप्रोटीन का क्या फेट होता है? जो टैग होते हैं काइलोमैक्रोन के अंदर। काइलोमैक्रोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? डाइटरी यानी एंडोजीनस फैट की वजह से। वीएलडीएल प्रोड्यूस होते हैं हमारे एक्सोजीनस, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। जो काइलोमैक्रोन है वो एक्सोजीनस मतलब हमारी बॉडी के डाइट से होती है, जो वीएलडीएल है वो एंडोजीनस हमारे अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड या फिर ज़्यादा ग्लूकोज होता है उसको फैट के अंदर कन्वर्ट करा देना, वो फैट आगे टैग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये एंडोजीनस एक्सोजीनस फैट को कैरी करते हैं। इनकी डाइजेशन होती है कैपिलरीज के अंदर। एंजाइम मैंने आपको बताया था लाइपोप्रोटीन लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ से बना देगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको नजर आ होगा यहाँ पर। ठीक हो गया। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज, तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज उसको तोड़ देगा फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। जो फैटी एसिड होगी वो डिपोज टिश्यू कैरी कर लेगा और टैग में स्टोर करवा देगा। दूसरी चीज़ जो ग्लिसरॉल होगा वो लीवर के पास रहेगा, वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देगा, लीवर और किडनी के पास दोनों। आगे फेट ऑफ अमाइनो एसिड इन द फैट स्टेट। अमाइनो एसिड के मैंने बेसिकली आपको 3 रोल बताए थे। या तो अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम और एमआरएनए के जरिए होती है। या तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, केराटिन फॉस्फेट एपिनेफ्रिन अमाइंस प्यूरिन्स पिरामिडइन, या फिर वो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाता है फिर एनर्जी मिलती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।